Please like, share and subscribe this channel. नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रेशमा की। ये कहानी शुरू होती है जमशेदपुर के एक सिविल हॉस्पिटल से जो स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तैनात था, मनोज नाम था उसका। उसकी पत्नी डॉक्टर रजनी भी उसी अस्पताल में तैनात थी। इस डॉक्टर दंपति को अस्पताल के प्रांगण में ही रहने के लिए बंगला मिला हुआ था। डॉक्टर मनोज शकल सूरत और व्यवहार से जितना असभ्य, बदमिजाज और क्रूर लगता था, डॉक्टर रजनी उतनी ही शांत स्वभाव की थी। डॉक्टर मनोज असभ्य और बदमिजाज ही नहीं बल्कि दिलफेक भी था। अस्पताल के किसी डॉक्टर अथवा नर्स के साथ उसका चक्कर चलता रहता था। कई बार तो उसकी प्रेम कहानियों की चर्चा अस्पताल के बाहर तक पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि डॉक्टर रजनी को पति की इन गलत हरकतों की वजह से कॉलोनी के लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में मुफ्त अफसर कह भी देते थे, भाभी जी डॉक्टर साहब को नकेल डालकर रखिए, इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं। डॉक्टर रजनी अपमान का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाती थी। अस्पताल के सभी लेडी डॉक्टर और नर्सें एक जैसी नहीं थी। कई बार डॉक्टर मनोज को किसी लेडी डॉक्टर या नर्स के हाथों अपमानित भी होना पड़ता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मनोज को कई बार समझाया भी था, लेकिन इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़वे मीठे अनुभवों के बीच जैसे जैसे जिंदगी गुजर रही थी, तभी डॉक्टर रजनी के जीवन में तूफान बनकर आई रेशमा। उसकी नियुक्ति बतौर नर्स सिविल अस्पताल में हुई थी। रेशमा सिविल अस्पताल के हॉस्टल में रहती थी। डॉक्टर मनोज रंगीन मिजाज आदमी था। डॉक्टर रजनी की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर उसने रेशमा के साथ भी संबंध बना लिए थे। जब डॉक्टर रजनी घर में नहीं होती थी तो मनोज और रेशमा इसका जमकर लाभ उठाते थे। डॉक्टर रजनी को अपने घर में रेशमा की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसकी वजह यह थी कि उन्हें अपने पति की फितरत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। रेशमा की नाइट ड्यूटी थी। उस दिन डॉक्टर मनोज भी नाइट ड्यूटी पर रहता था। काम सिखाने का बहाना करके वह रेशमा को भी साथ रखता था। जब रेशमा और मनोज की कहानियां सार्वजनिक होने लगी तो डॉक्टर रजनी रेशमा के अपने घर आने पर आपत्ति करने लगी, लेकिन मनोज पर रेशमा के मादक शरीर का नशा छाया हुआ था। रेशमा को लेकर डॉक्टर मनोज और डॉक्टर रजनी के बीच अक्सर झगड़े और हाथापाई होते रहते थे, जिसकी आवाज़ें बंगले के बाहर तक सुनाई देती थी। सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले नौकर चाकर भी बंगले की कहानी खूब चटकारे लेकर सुनते थे। यह अलग बात है कि उन सबकी सहानुभूति डॉक्टर रजनी के साथ रहती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन खबर आई कि डॉक्टर रजनी का ट्रांसफ़र हो गया है। महीने भर के अंदर ही डॉक्टर रजनी चली गई। इसके पीछे डॉक्टर मनोज का हाथ था। दरअसल ऐसा करके वह रजनी को अपने और रेशमा के रास्ते से हटाना चाहता था। मनोज अपनी पत्नी के जाने के बाद और भी ज़्यादा धूर्त हो गया था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। रेशमा का हॉस्पिटल से मनोज के घर आना जाना चलता रहा। रजनी के चले जाने के बाद मनोज और रेशमा ने निर्लजता की सारी सीमाओं को पार कर दिया था। डॉक्टर रजनी के जाने रेशमा और मनोज के साथ साथ रहने की बातें धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। इसी बीच अफवाह फैली कि अब डॉक्टर मनोज की नज़र डॉक्टर रजनी की जगह पर आई डॉक्टर शालिनी पर है। उसे रिझाने के लिए वह उसके आगे पीछे घूम रहा है। मनोज डॉक्टर शालिनी का उपासक बन गया है। यह जानकारी मिलते ही रेशमा किसी घायल नागिन की तरह फुफकार उठी। आए दिन दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हॉस्पिटल परिसर में गूंजने लगी। ऐसी बातों को फैलाने में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले ही हवा देते थे। एक दिन खबर मिली कि अचानक रेशमा रांची चली गई। उसे रांची के किसी अस्पताल में अच्छी नौकरी मिल गई थी। यह बात मनोज ने लोगों को खुद बताई थी। रेशमा के जाने के ठीक एक महीने बाद उसके पिता और भाई उसे समझा बुझाकर रांची ले जाने के लिए सिविल अस्पताल आए, लेकिन रेशमा वहाँ नहीं थी। जब मनोज ने उन्हें बताया कि रेशमा एक महीने पहले ही वहाँ से चली गई है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। रेशमा रांची पहुँची ही नहीं थी। वहाँ उसे कोई नौकरी मिलने वगैरह की कोई बात भी उनके सामने नहीं आई थी। उसने रांची आने की खबर भी नहीं दी थी। सोचने वाली बात यह थी कि रेशमा रांची नहीं गई तो कहाँ गई। अगर मनोज ने उसे रांची जाने वाले ट्रेन में बैठाया तो फिर वह रास्ते से गायब कैसे हो गई। जैसे कितने सवाल मुंह बाए खड़े थे। मनोज की छोटी सच्ची बातों ने उसे शक के घेरे में डाल दिया था। फिर भी उन दोनों ने 2 दिनों तक अस्पताल के डॉक्टर, नर्स से लेकर सारे कर्मचारियों से रेशमा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि पिछले 1 महीने से उसे किसी ने नहीं देखा। हर ओर से निराशा
हाथ लगने के बाद वे लोग दुखी होकर घर लौट गए। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही पुलिस रेशमा के लापता होने के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए सिविल अस्पताल आ पहुंची। यहाँ पुलिस ने डॉक्टर मनोज से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह एक ही बात दोहराता रहा कि रेशमा को उसने रांची जाने वाली गाड़ी में चढ़ा दिया था। रेशमा कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। निराश होकर पुलिस वापस तो लौट गई, लेकिन अभी मनोज की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। मनोज के घर से बहुत बदबू आ रही थी। इसी बीच पुलिस फिर से सिविल अस्पताल आ पहुंची। पुलिस ने अस्पताल में ही मनोज को जा घेरा। सबकी मौजूदगी में जब मनोज के बंगले को तलाशी के लिए खोला गया तो मारे दुर्गंध के लोगों को नाक पर रुमाल रखने पड़े। जिस कमरे से भयानक दुर्गंध आ रही थी उसमें एक बक्सा रखा हुआ था। पुलिस ने जैसे ही बक्से को खोला, वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़ों में कटी रेशमा की लाश नमक और एसिड में रखी हुई थी। थोड़ा हिलाते ही उसके चेहरे से मांस अलग हो गया। सारे सबूतों के साथ पुलिस मनोज को पुलिस स्टेशन ले गई, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने जो बताया वह क्रूरता की प्रकाष्ठा तो थी ही, साथ ही अस्पताल के मैनेजमेंट की लापरवाही का भी शर्मनाक नमूना था। रेशमा के दर्दनाक अंत की कहानी सुनकर सभी हतप्रभ रह गए थे। मनोज से रेशमा गर्भवती हो गई थी। वह मनोज पर जल्द से जल्द शादी कर लेने के लिए दबाव डाल रही थी, जबकि उसकी बातों पर गौर करने के बजाय मनोज डॉक्टर शालिनी के साथ रंगरेलियां मना रहा था। एक दिन रेशमा अस्पताल से जल्दी घर लौट आई। घर में मनोज के साथ डॉक्टर शालिनी को देखकर वह क्रोध में चिल्लाने लगी। उसने डॉक्टर शालिनी को धक्का देते हुए गेट से बाहर निकाल दिया। रेशमा ने मनोज को खुले शब्दों में चेतावनी दी, मुझे रजनी मत समझना, जो तुम्हारी रंगरेलिया की वजह से बुज़दिल की तरह मुंह छिपाकर कहीं चली जाऊंगी। रांची से माँ और नानी को बुलाकर पूरे शहर के लोगों के सामने तुम्हारी उस अय्याशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा है। वैसे तुम्हारी रंगीन मिजाजी की बात सभी जानते हैं। उस चुड़ैल डॉक्टरनी का तो मैं गला दबाकर खून पी जाऊंगी। तुमने जल्द से जल्द शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी करतूत के बारे में बताऊंगी। उस वक्त उसकी चीखें बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। रेशमा की धमकियों से मनोज को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने सॉरी कहते हुए रेशमा से क्षमा मांग ली और जल्दी शादी करने की बात कहकर उसे आश्वस्त कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही एक रात उसने रेशमा को पानी के गिलास में नींद की दवा डालकर पिला दिया और उसी रात उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मनोज के अमानवीय कृत्य का अंत यही नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले औजार लाकर रेशमा के लाश के टुकड़े किए और एक बड़े बक्से में रखकर नमक और एसिड डाल दिया। इस काम में डॉक्टर शालिनी ने उसका साथ दिया। मनोज अगर चाहता तो रेशमा के लाश के टुकड़ों को एक एक करके बड़ी आसानी से बाहर फेंक सकता था, लेकिन घर में इतने दुस्साहसिक काम को अंजाम देने वाला मनोज ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कहते हैं कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है। शायद इसी डर से मनोज ऐसा नहीं कर सका, या फिर उचित समय का इंतजार करता रहा जो कभी नहीं आया। अपने बंगले में वह यदा कदा ही जाता था। ज़्यादा समय वह अस्पताल में ही गुजारता था। वहीं की कैंटीन में वह खाता पीता था। मनोज के बंगले की बदबू से भी कोई सोच तक नहीं सका कि घर के अंदर लाश के टुकड़े सड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने रेशमा के पिता और भाई को बुलवाया और पूरी घटना से अवगत कराते हुए उन्हें रेशमा की लाश के टुकड़े सौंप दिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने रेशमा की अंत्येष्टि कर दी। रेशमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। सच ही कहते हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। रजनी का अधिकार छीनने की कीमत रेशमा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। जहां मर्द की अय्याशी ढकी छिपी रह जाती है, वहीं स्त्री की कोख उसके गुनाह के सारे पर्दे उठा देती है। यही सबसे बड़ा अंतर है स्त्री पुरुष के दुष्कर्म करने में। पुलिस कस्टडी में मनोज को रांची ले जाया गया। वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर शालिनी को हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने किसी तरह पैरवी करके बचा लिया था। Thanks for watching.